चलिए, तो शिक्षण विद्या हमारा टॉपिक चल रहा था और हमने शिक्षण विद्या के अंदर हमने बिंबों के बारे में पढ़ा था, जिसमें 4 बिंबों को हमने क्लियर किया था। जिसमें आपने पहला बिंब जो पढ़ा था वो पढ़ा था दृष्टि बिंब। दूसरा बिंब आपने यहाँ पे पढ़ा था श्रव्य बिंब। तीसरा बिंब जो आपने यहाँ पे पढ़ा था वो पढ़ा था भाव बिंब। और चौथा बिंब जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था विचार बिंब। इस तरीके से 4 हमने हिंदी के अंदर बिंब को पढ़ा था, जिनका मतलब होता है, बिंब का मतलब होता है चित्र। क्या बनना? चित्र बनना। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं जो भाषा के प्रमुख सिद्धांत होने वाले हैं, जिसमें शिक्षण में क्या क्या काम आते हैं, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उम्मीद है ये सभी रीड और प्री रीड के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक हम फटाफट से लेते हैं, भाषा के प्रमुख शिक्षण के सिद्धांत। तो इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से शिक्षण प्रभावी रूप से करवाया जाए, ताकि बच्चों को शिक्षण में रुचि जगे। जैसे शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए एवं रुचि उत्पन्न करने के लिए जिस सिद्धांत का प्रयोग में लिए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे शिक्षण के सिद्धांत कहलाते हैं। मतलब एक शिक्षक है, यदि क्लास के अंदर जा रहा है, किताब पढ़ा रहा है, वापस आ रहा है, जा रहा है, वापस आ रहा है, बच्चों को भी नींद आ रही है, क्लास में बोर हो रहे हैं, बैठे बैठे कह रहे हैं सर पता नहीं इनका क्लास अटेंड नहीं करनी। जैसे ही वो टीचर को देखते हैं बच्चे भाग जाते हैं बाहर। मतलब ये है कि आपका जो शिक्षण करने का जो प्रक्रिया है वो प्रभावी नहीं है, रुचिपूर्ण नहीं है, बच्चों के अंदर रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है। तो शिक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि आपका जो शिक्षण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? प्रभावी होना चाहिए। ऐसा बनाना चाहिए, रुचिपूर्ण होना चाहिए, जिससे कि बच्चा बच्चा क्या हो, आपके सब्जेक्ट के प्रति अट्रैक्ट हो, क्लास में एक्टिव होके बैठे, और आपके साथ साथ वो भी शिक्षक में आप जैसे पढ़ाओगे वैसे वो रुचि लेता रहे। तो शिक्षण सिद्धांत के अंदर हम रुचि का सिद्धांत पहला देखते हैं। पहला है रुचि का सिद्धांत, यानी कि शिक्षण ऐसा होना चाहिए जिससे बालक रुचिपूर्ण तरीके से शिक्षण को ग्रहण करे, बालक को रुचि से शिक्षा मिले, वो एक्साइटेड रहे क्लास में बैठने के लिए, स्कूल आने के लिए। पहला सिद्धांत हमें क्या कहता है? रुचि का सिद्धांत कहता है। दूसरा कहता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। एक शिक्षक को हमेशा क्रिएटिव होना चाहिए। कहने का मतलब बच्चा क्रियाशीलता से बहुत जल्दी सीखता है। आपने देखा होगा एबीएल एक्टिविटी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। आजकल जो भी पढ़ाया जा रहा है वो किस पे पढ़ाया जा रहा है? एबीएल, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर। यदि आप क्रियाशीलता के साथ शिक्षण करते हो तो वो आपके लिए काफी प्रभावी रहता है। जिसके साथ आप किसकी मदद ले सकते हो? जिसके साथ आप टीएलएम की मदद ले सकते हो, मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये आपके लिए क्या कर सकता है? क्लास को प्रभावी बनाने में मदद करता है। इसको क्या होती है? ये सहायक, आपके लिए सहायक होता है। यानी कि एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है जो आपको टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने में मदद करता है। बात करते हैं अभ्यास का सिद्धांत या आवर्ती का सिद्धांत। देखिए, अभ्यास या आवर्ती का सिद्धांत भी बोल सकते हैं इसको। अभ्यास यानी बच्चे का जो भी शिक्षण होता है रुचिपूर्ण तरीके से होगा तो बच्चा क्या करेगा? अभ्यास करेगा। अभ्यास कैसे होगा? प्रभावी होगा। इसी की तरह अभिप्रेरणा का सिद्धांत, बच्चे को कभी डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। यदि क्लास में बच्चा बैठा है, जैसे ही क्वेश्चन पूछता है, आप हम या मैं डांट रहा हूँ, या एक शिक्षक उसे हर बात पे डांट रहा है, तो उसे प्रेरणा, अभिप्रेरणा मतलब उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। उसे हर एक कहानियां सुनानी चाहिए, शिक्षाप्रद कहानियां बताई, हमने कुछ मोटिवेशंस को दिया, तो उसे क्या मिलेगी? अभिप्रेरणा मिलेगी और बालक आगे बढ़ेगा। तो मेरे दोस्तों, आपको इतना जरूर समझ में आ गया होगा। अब एक सिद्धांत आपके लिए ये रह जाता है कि चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत ये कहता है कि ये ज्यादातर तो लेसन प्लान में बहुत काम आता है। जब आप एक टीचिंग लाइन में हो और आप शिक्षण करवा रहे हो क्लास के अंदर, तो वहां पे हमेशा चयन का सिद्धांत बहुत जरूरी रहता है। कहने का मतलब, आप जब लेसन प्लान बना रहे हो तो उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, बालक इस लेसन प्लान के अंदर क्या सीखेगा, और इस लेसन प्लान की मदद से अंत में निष्कर्ष क्या निकलेगा कि बालक ने इससे क्या सीखा और कितना हमारा जो शिक्षण रहा, यानी कि आज का जो लेसन प्लान क्लास रही वो कितनी प्रभावी रही, बालक ने कितनी रुचि उत्पन्न हुई, बालक कितना क्रिएटिव रहा, कितना क्रियाशीलता के साथ टॉपिक को ग्रहण किया और अपने हाव भाव विचारों का हमारे साथ आदान प्रदान किया। ये है चयन का सिद्धांत, जो लेसन प्लान में बहुत काम आता है। बात करते हैं निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। बालक के पास क्या होना चाहिए? मोटिव होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि बालक ये जो शिक्षण कर रहा है वो प्रभावी रूप से उसके जीवन में आगे काम आए। आगे बात करते हैं विभाजन के सिद्धांत के अंतर्गत। अब देखिए, उम्मीद है यहाँ तक आपको जरूर समझ में आ गया होगा। तो ये था निश्चित उद्देश्य के सिद्धांत। फिर आया विभाजित का सिद्धांत। मतलब बालक को जब भी आप शिक्षण करवा रहे हो तो हर शिक्षण कैसा होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए।
बालक की कमियों को पहचानना चाहिए, उसके अनुरूप आपका शिक्षण प्रभावी और रुचिपूर्ण ढंग से उसके ऊपर अप्लाई करना चाहिए, उसको शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षण करवाना चाहिए क्लास के अंदर। तो बालक क्या करेगा, बालक भी अपनी ओर से पूरा एफर्ट लगाएगा। तो आगे बात करते हैं। अब आप लोगों ने देख लिया कि विभाजन के सिद्धांत को क्लियर करने के बाद बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत। बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत, आपको पता होगा कि पहले क्या होते थे, तो पहले आपने देखा होगा कि पहले गुरुकुल आश्रम वगैरह होते थे, गुरुकुल होते थे, है ना। पहले क्या होते थे, गुरुकुल होते थे, और गुरुकुल के अंदर ही शिष्य को शिष्य को शिक्षा दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी। कहने का मतलब पहले जो शिक्षा होती थी वो बाल केंद्रित होती थी। कैसी होती थी, बाल केंद्रित। बाल केंद्रित शिक्षण यानी कि अब हमारे पास जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, समझे आप लोग। मतलब बाल केंद्रित का मतलब क्या होता है कि अब की शिक्षा बाल केंद्रित दी जाती है। बाल केंद्रित का मतलब ये होता है कि पहले क्या होता था कि गुरुकुल के अंदर सिर्फ शिक्षक केंद्रित होता था, यानी शिक्षण चलता था, शिक्षण चलता था, तो शिक्षक के ऊपर ही सब कुछ होता था कि शिक्षक किस पद्धति से बच्चों को पढ़ा रहा है। पहले आपने गुरुकुल में देखा होगा कि गुरुकुल पद्धति चलती थी जिसमें बच्चे वहां रहते थे, सीखते थे, है ना। तो उस समय क्या था कि शिक्षक केंद्रित ही था। लेकिन अब आज की शिक्षा की बात करूं तो आज की शिक्षा हमारी बाल केंद्रित है। कैसे, आज बच्चों को केंद्र में लिया जाता है और शिक्षा दी जाती है। बच्चा हमारे लिए क्या हो गया, एक केंद्र बिंदु हो गया, हमारे लिए एक बाल केंद्रित हो गया। मतलब देखिए आप, जैसे पहले क्या था कि गुरुकुल पद्धति चलती थी और बच्चों को गद्य पद्य आदि सुनाते रहते थे, आपने देखा होगा। अर्थात पहले शिक्षण जो था वो शिक्षक केंद्रित था। लेकिन अब क्या है, अब बाल केंद्रित है। अब क्या है, बाल केंद्रित है। अब मतलब शिक्षक किस पे फोकस करता है, बालक पे करता है कि बालक का विकास कैसे किया जाए। और आगे बात करें अपन यहाँ पे, तो आगे जो हमारा यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत के अंदर यदि हम पहले सिद्धांत की बात करें तो पहला सिद्धांत अपना है भाषा के विविध रूप। आपको पता है कि भाषा किसे कहते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक अपने विचारों का क्या किया जाता है, आदान प्रदान। जैसे भाषा के विविध रूप में बात करें तो भाषा के लिए हम कह सकते हैं कि हमारी देखिए राष्ट्रभाषा क्या है। तो अभी देखिए राजभाषा तो ऐसे तो मान्यता नहीं मिली है, लेकिन उसे राजभाषा के रूप में भी हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करें, भाषा और बोली दोनों ही अलग चीज है। भाषा और बोली दोनों ही क्या, अलग चीज है। सबसे पहले आप ये क्लियर करिए कि भाषा क्या है और बोली क्या है, उसके बाद आपको राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बारे में जानकारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो देखिए यदि आपको पता चलता है कि भाषा और बोली में क्या अंतर है, तो सबसे पहले देखिए बोली। अब देखिए बोली जब आप बोलोगे तो बोली आपको पता है कि आप कहाँ तक बोलोगे, अपने गांव तक बोलोगे। बोली आपके गांव तक सीमित है, आपके एरिया तक सीमित है ना। आपके एरिया तक सीमित है, मतलब इसका क्षेत्र जो है, इसका क्षेत्र कैसा है, इसका क्षेत्र आपको पता चल गया, इसका क्षेत्र सीमित है। इसका क्षेत्र क्या है, सीमित है। लेकिन जब भाषा बोली जाती है, मान लो हिंदी बोली जा रही है, तो हिंदी मान लो कहाँ बोली जा रही है, राजस्थान में, तो इसका क्षेत्र क्या हो गया, व्यापक हो गया। इसका क्षेत्र क्या हो गया, व्यापक हो गया। तो भाषा और बोली में ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंट है। तो आइए थोड़ा बताता हूँ आपको। बोलिए एक निश्चित क्षेत्र में है, उसका एरिया सीमित होता है, ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि वह भाषा जो निश्चित भूभाग में बोली जाती है वो व्याकरण सम्मत नहीं होती है। मतलब इसमें कोई व्याकरण से लेना देना कुछ नहीं है, एक निश्चित भूभाग में बोली जाएगी, वही क्या कहलाती है, बोली। फिर बात करते हैं भाषा। तो जो विस्तृत भूभाग में बोली जाती है वह व्याकरण सम्मत भी होती है, यानी कि इसके अंदर व्याकरण के रूल भी चलते हैं, और विस्तृत भूभाग में बोली जाती है वह क्या है, वह है भाषा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया, इसी को अपन भाषा कहते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रभाषा। देखिए राष्ट्रभाषा, अब देखते हैं देश के अधिकतर भागों में बोली जाने के कारण हिंदी को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है, राष्ट्रभाषा। देखिए मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रभाषा का कोई दर्जा इसको नहीं मिला है, लेकिन हम यहाँ पे देश के अधिकतर भागों में देखें तो हिंदी आपको मिल जाएगी। इसीलिए बोलचाल वाली भाषा होगी, बोलचाल मतलब रेगुलर उपयोग में आने वाली भाषा, इसी को अपन राष्ट्रभाषा कहा जाता है। लेकिन देखिए संविधान में इसका उल्लेख हिंदी का राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया है ना। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया है, दर्जा नहीं दिया गया है। लेकिन इतना जरूर याद रखना है कि सामान्य बोलचाल की भाषा में उपयोग ज्यादा होती है, अधिकतर होती है, इसीलिए राष्ट्रभाषा कहा जाता है।
बात करते हैं राजभाषा की। राजभाषा क्या है? संविधान में जिसे प्रशासनिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, वो क्या है? राजभाषा कहलाती है। और हिंदी हमारी क्या है? हिंदी हमारी राजभाषा है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि संविधान में जो प्रशासनिक भाषा है, उसके रूप में इसको क्या मिली है? मान्यता मिली है। इसीलिए ये हमारी क्या है? इसीलिए हमारी राजभाषा कहलाती है। तो हिंदी हमारी क्या है? तो हिंदी हमारी राजभाषा है। आगे चलते हैं, इसी क्रम के अंदर इसका उल्लेख देखते हैं कि संविधान में कहाँ किया गया है। तो ये जरूर याद रखना, इसका उल्लेख संविधान के अनुसूची 8वीं, याद रखना 8वीं अनुसूची में एवं 343 से 351 के मध्य वर्णित है। हिंदी का देखिए उल्लेख कहाँ किया गया है, तो याद रखना संविधान की अनुसूची नंबर 8वीं है एवं 343 से 351 के मध्य वर्णित है। और संविधान भाग संख्या कौन सी है? तो 17वां। संविधान भाग संख्या अभी याद रखना, कभी पूछ लेते हैं, तो इसीलिए मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट बनाया। संविधान भाग संख्या 17वां है। आपको पता चला 8वीं अनुसूची में आपने देखा, और 343 से 351, और इसका भाग संख्या नंबर 17। अब बात करते हैं मातृभाषा। अब बात करते हैं मातृभाषा। जो भाषा क्या होती है? माता पिता के अनुकरण से सीखी जाती है, उसी को क्या कहा जाता है? मातृभाषा कहा जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा भी बताई, बोली और भाषा में अंतर बताया, फिर आपको सिद्धांत बताए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और आपको उम्मीद है सब क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।